हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है समा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान गुरु ऑफिशियल पर। आज के इस वीडियो में हम होम साइंस के फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 13 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर करेंगे। फर्स्ट पेपर में 27 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 13 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में पढ़ेंगे। नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और देखने में बोरिंग सा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 13 लघु उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है आपका, शेषावस्था में विकास का वर्णन कीजिए। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। शेषावस्था में विकास, शेषावस्था में कौन कौन से विकास होते हैं हम लोग को वही बताना है। तो पहला होता है भाषा विकास। शिशु भाषा के बिना शुरू करते हैं, फिर भी 4 महीने की उम्र तक बच्चे होठ पढ़ सकते हैं और भाषा ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं। शिशुओं को बोलने वाली भाषा को बड़बड़ाना कहा जाता है। दूसरा है भावनात्मक विकास। शेषावस्था में पहला होता है भाषा विकास, दूसरा होता है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास के अंदर आता है शिशु भावनाओं के बिना शुरू करते हैं। अभी तक 2 से 3 महीने की उम्र में वे मुस्कुराहट दिखाना शुरू कर देते हैं और बाद में अपनी भावनाओं जैसे कि गुस्सा, डर आदि को व्यक्त करते हैं। तीसरा है सामाजिक विकास। शेषावस्था में तीसरा जो होता है वो होता है सामाजिक विकास। शिशु का जन्म सामाजिक शिक्षार्थियों से होता है। वे अपनी देखभाल करने वालों के साथ स्वस्थ जुड़ाव बनाते हैं और अपनी उम्र के अन्य बच्चों के आसपास रहने का आनंद लेते हैं। अगला है शारीरिक विकास। शिशु के पहले वर्ष में तेजी से शारीरिक विकास की विशेषता होती है। एक समान बच्चा 6 महीने में अपने जन्म के वजन को 2 गुना कर लेता है और 1 साल में इसे 3 गुना कर देता है। अगला है संज्ञानात्मक विकास। शेषावस्था में बच्चे अपने आसपास की दुनिया को सोचने और समझने की क्षमताओं के कई तत्वों का विकास करते हैं। शिशुओं में उल्लेखनीय रूप से सक्षम जीव होते हैं, यहाँ तक कि जीवन के पहले दिन भी। दूसरा प्रश्न है आपका, शेषावस्था के दौरान अवधारणात्मक विकास क्या है। इसमें हम लोग को बताना है कि शेषावस्था के दौरान अवधारणात्मक विकास क्या है। इसका आंसर देख लेते हैं। शेषावस्था के दौरान अवधारणात्मक विकास से तात्पर्य शिशुओं की उत्तेजनाओं को ग्रहण करने और फिर उन उत्तेजनाओं की व्याख्या करने और उनसे सीखने की क्षमता से है। अवधारणात्मक विकास में सभी 5 इंद्रियां शामिल हैं। पहला है अवधारणात्मक विकास का एक उदाहरण। अवधारणात्मक विकास का एक उदाहरण शिशुओं में चेहरे की पहचान का विकास है। बचपन में शिशु अपनी देखभाल करने वाले के चेहरे को पहचान सकता है। यह कौशल बाद के जीवन के लिए आधार तैयार कराता है, जब सामाजिक संकेतों और भावनात्मक बातचीत को समझने के लिए विभिन्न चेहरे के भाव के बीच अंतर करना आवश्यक हो जाएगा। अवधारणात्मक विकास से तात्पर्य है कि बच्चे किस तरह से संवेदी इनपुट को ग्रहण करना, व्याख्या करना और समझना शुरू करते हैं। धारणा बच्चों को अपनी इंद्रियों के उपयोग के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन और बातचीत करने की अनुमति देती है। बच्चे देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और छूने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। और धारणात्मक विकास शारीरिक विकास से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों की बढ़ती मोटर क्षमताएं उन्हें अपने वातावरण को नए तरीकों से तलाशने की अनुमति देती है। बच्चे अपनी गतिशीलता का उपयोग वस्तुओं तक पहुंचने या विभिन्न तरीकों से वस्तुओं के साथ खेलने के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे किसी ही क्रिया या व्यवहार को बदलने के लिए संवेदी इनपुट का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए
बाधाओं के आसपास अपने शरीर को कैसे हिलाना है या समझ सकते हैं, या अपने हाथों में उन वस्तुओं को कैसे पकड़ना है जिन्हें वे नाजुक समझते हैं या जान सकते हैं। बच्चे अपने आसपास के वातावरण के साथ अपनी इंद्रियों को जोड़कर अपनी दुनिया के बारे में सीखते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों के लिए उचित रूप से उत्तेजक वातावरण और सार्थक जुड़ाव और बातचीत को प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य बताइए। इसमें पूछा गया है कि शेषावस्था और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था आती है उसमें विकासात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं, उसको देखना है। प्रत्येक विकास की अवस्था के विकासात्मक कार्य होते हैं। हेविंग हस्टन के अनुसार विकासात्मक कार्यों के तात्पर्य उन कार्यों से है जो व्यक्ति के जीवन के निश्चित काल में उन्नत होते हैं तथा इन कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रसन्नता अनुभव होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में भी सफलता प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति विकास की अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में असफल हो जाता है तो उसे अप्रसन्नता अनुभव होती है। साथ ही अगली अवस्था के विकासात्मक कार्यों को सीखने में भी कठिनाइयाँ अनुभव होती है। कुछ विकासात्मक कार्य शारीरिक पक्वीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे चलना सीखना, जबकि कुछ अन्य कार्य व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, सीखना। कुछ अन्य विकासात्मक कार्य व्यक्ति के मूल्यों तथा आकांक्षाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी व्यवसाय के लिए तैयारी करना। सामान्यतः इन तीनों कार्यों की क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही विकासात्मक कार्य उत्पन्न होते हैं। हेविंग हसरट के अनुसार शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। इन्होंने शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य को निम्नलिखित तरीकों से बताया है। 0 से 6 वर्ष तक पहला होता है चलना सीखना, दूसरा होता है भोजन में ठोस पदार्थ ग्रहण करना सीखना, तीसरा है भाषा सीखना, जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनके अंदर बताया गया है ये। चौथा है मल मूत्र पर नियंत्रण सीखना, पांचवा है लिंग संबंधित भिन्नता तथा मर्यादित व्यवहार सीखना, छठवां है शरीर क्रियात्मक स्थायित्व प्राप्त करना, सातवां है सामाजिक तथा शारीरिक तथ्यों से संबंध सरल प्रत्ययों का निर्माण, आठवां है माता पिता भाई बहन व अन्य व्यक्तियों के साथ संवेदनात्मक संबंध बनाना, नौवां है उचित एवं अनुचित में भेद करना सीखना तथा आत्मचेतना का विकास करना। इस वीडियो में हम लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न के 13 प्रश्न को कवर करना है। पहले पेपर में 27 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 13 लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। पूर्व किशोरावस्था के 3 विकासात्मक कार्य को बताइए। पूर्व किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य। शिकागो विश्वविद्यालय की मानवीय विकास समिति ने पूर्व किशोरावस्था के कुछ विकासात्मक कार्यों का वर्णन किया है। ये विकासात्मक कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है उपयुक्त पर निर्भरता स्वनिर्भरता के नमूनों को विकसित कराना। किशोरावस्था में बालक यह समझने लगता है कि वयस्क भी गलत हो सकते हैं। इससे पूर्व बालक वयस्कों का प्रश्न होता है और वयस्कों को हमेशा सही समझता है, लेकिन बालक जब अपने अनुभव के आधार पर यह आभास करता है कि वयस्क भी गलत हो सकते हैं तो बालक को दुख का अनुभव होता है, लेकिन इसी धारणा के आधार पर वे अपने विकासात्मक कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। जो वयस्कों के प्रति उसका भ्रम दूर होता जाता है, वैसे वैसे वयस्कों के साथ स्थापित किए गए तादात्म्य की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके फलस्वरूप वो अपनी आयु के बालकों के साथ सामंजस्य स्थापित
ता जाता है। इस भ्रम के कारण बालकों और वयस्कों के बीच एक दूरी विकसित होती जाती है। बालक स्वयं को बालक और वयस्कों को वयस्क समझने लगते हैं। वयस्कों के विचार एवं दृष्टिकोण की अपेक्षा बालक अन्य बालकों के विचार एवं दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता है। वयस्कों के आदेशों की उसकी अंधभक्ति समाप्त होने लगती है। यदि विकास उपयुक्त प्रकार से होता रहे तो बालक दुख चुनाव करने की मांग करने लगता है। समझदार माता पिता, बुद्धिमान शिक्षक शीघ्र ही बालक की इस स्वतंत्रता की इच्छा को समझ जाते हैं और बालक को उपयुक्त चुनाव के अवसर प्रदान कर उसकी सहायता भी करते हैं। किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था के कठिन अवसरों में निर्णय क्षमता के पर्याप्त विकास हेतु यह जरूरी है कि इस अवस्था में बालक को अनेक अवसरों पर चुनाव करने का आभास कराया जाए। दूसरा है परिवर्तनशील सामाजिक समूहों से संबंध होना। आ है वयस्कों की दुनिया में बालकों की दुनिया की पृथकता स्पष्ट कराना। इस आयु में बालकों को वयस्कों के साथ घनिष्ठता को तोड़कर अपनी आयु समूह के बालकों के साथ घनिष्ठता का निर्माण करना चाहिए। जैसे बालक को अपने साथियों की तरह बातचीत करना एवं वस्त्र आदि पहनना चाहिए। केवल वयस्कों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अपेक्षा अपनी आयु के साथियों के साथ ही भी सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। बालक हेतु यह एक कठिन विकासात्मक कार्य है क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय तक वयस्कों पर निर्भर रहता है, परंतु यदि बालक इस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह यह आसानी से सीख लेता है कि परिवार को अपने स्थान तथा सीमा तक ही रहना चाहिए। उसी तरह शिक्षक का भी उसके जीवन में केंद्र में नहीं ही रह उसके जीवन केंद्र में नहीं रहती है। उसके साथी शिक्षकों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। समसामूहिकता का निर्माण एवं संबंधित सीखना। जैसे जैसे बालक की वयस्कों के साथ घनिष्ठता कम होती जाती है, उसे सुरक्षा प्राप्ति के लिए दूसरा साधन तलाश करने की जरूरत होती है, जो कि बालक के स्वस्थ विकास हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसके फलस्वरूप बालक समूह में रहता आरंभ कर देता है। समूह में वह एक दूसरे को सहारा देने के योग्य होते हैं एवं पूर्ण किशोरावस्था में वयस्कों के विरोध में मोर्चे तैयार करने के योग्य होते हैं। मध्यम वर्ग के बालकों के साथ साथियों के समूह निर्माण तथा उनके कार्यों में भाग लेने के अवसरों में अवरोध उत्पन्न किया जाता है। इसकी वजह यह है कि मध्यम वर्ग के माता पिता एवं शिक्षक बालकों के मनोरंजन संबंधित उत्तरदायित्व अधिक मात्रा में स्वीकार कर लेते हैं। अपनी आयु के साथियों के साथ उपयुक्त संबंध स्थापित करने की योग्यता बालकों में स्वनिर्भरता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। पांचवा प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में हार्मोन्स में परिवर्तनों के बारे में बताइए। गर्भावस्था में जो हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं इसी के बारे में इसमें बताना है, जिसका उत्तर है गर्भावस्था में हार्मोन्स के परिवर्तन। चलिए हम लोग ये देखते हैं। आंपरा में स्रावित होने वाले हार्मोन्स द्वारा शिशु का पोषण होता है। इन हार्मोन्स के द्वारा कोशिकाओं का बहुविभाजन होता है तथा स्तनों की ग्रंथि के कोषों की भी वृद्धि होती है। गर्भावस्था में ACTH2 थायरोट्रोपिन की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अधिविकृत ग्रंथियों से स्रावित होने वाली कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप पेट पर धारियों जैसे निशान पड़ जाते हैं। इस अवस्था में उच्च रक्तचाप, लाइकोरिया अथवा मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हार्मोन के कारण वजन में वृद्धि भी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि का आकार भी बढ़ जाता है। आयोडीन मूत्र के द्वारा काफ़ी मात्रा में निष्कासित हो जाता है। छठवां प्रश्न है आपका, एक्लेम्पासिया क्या होता है, समझाइए। एक्लेम्पासिया इस प्रकार के विकार में प्री एक्लेम्पासिया के लक्षण तीव्र हो जाते हैं जो गर्भावस्था के पूर्व
ही हृदय रोग, गुर्दों की बीमारी, यकृत के रोग, उच्च रक्तचाप, कुपोषण तथा मधुमेह आदि से पीड़ित रहती हैं। उन्हें गर्भावस्था में एक्लेम्पेशिया होने की अधिक संभावना रहती है। कुछ चिकित्सक विकृत आहार के कारण एक्लेम्पेशिया होना मानते हैं। यह एक गंभीर विकास है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहला है आंखों के सामने धुंधलापन तथा बिजली सी औंधना। दूसरा है श्वास मार्ग तथा स्वर यंत्र के अवरुद्ध होने के कारण आवाज़ धीमी निकलना। तीसरा है बेहोशी आना, शरीर नीला पड़ना, पेशियों में ऐंठन होना। चौथा है तीव्र पीड़ादायक पेशीय संकुच जिससे गर्भवती की जीभ तक कट जाती है। वमन होता है। रक्तचाप इतना अधिक बढ़ जाता है कि मस्तिष्क में रक्तस्राव की भी भावना रहती है। इस रोग में गर्भिणी की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग की संभावना होने पर निरंतर चिकित्सकीय निरीक्षण में रहना आवश्यक है। उपचार में गर्भिणी की पीड़ा कम करना मुख्य उद्देश्य रहता है। निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है पीड़ादायक रक्त नालिकाओं के संकुचन को कम करना। दूसरा है मस्तिष्क, गुर्दे तथा गर्भाशय तक रक्त के प्रवाह को निरंतर बनाए रखने में प्रयत्न करना। तीसरा है आंतरिक तथा बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति मस्तिष्क की संवेदनशीलता कम करना। चौथा है रक्तचाप सामान्य बनाए रखने के प्रयास करना। पांचवा है शरीर में एकत्रित जल एवं लवण के निष्कासन में सहायता देना। सूजन कम करना तथा तुरंत प्रसव के लिए व्यवस्था कराना। इस अवस्था में लगातार डॉक्टरी निरीक्षण में रहना आवश्यक है। रोगी के सिर तथा कंधों को शेष धड़ से ऊंचा रखना चाहिए। करवट लेकर लिटाना चाहिए। मुंह तथा नाक के स्राव को पोंछकर श्वास क्रिया का मार्ग साफ रखना चाहिए। रोगियों से बात नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। उसे पूर्ण आराम की आवश्यकता होती है। कैथेटर द्वारा मूत्राशय खाली करते रहना चाहिए। कमरा अंधेरा एवं पूर्णतः शोर रहित रहना चाहिए। 7वां प्रश्न है आपका बालकों के संवेगों की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आपको बालकों के संवेगों की विशेषताएं बतानी है। बालकों के संवेगों की विशेषताएं। पहला है बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। जो बालकों के संवेग रहते हैं वो कुछ समय के लिए होते हैं, क्षणिक होते हैं। उनमें जो भी संवेग उत्पन्न हुआ वह देर तक नहीं रहता। उदाहरण के लिए आंसुओं के साथ रोता हुआ एक बालक दूसरे पल ही हंसने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें अनुभव और बौद्धिक योग्यताओं की कमी होती है। तीसरा है स्मृति विस्तार तथा ध्यान का विस्तार कम होता है। तीसरा है संवेगात्मक परिस्थितियां तथा संवेगात्मक उत्तेजना को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। दूसरा है बालकों में संवेगों की तीव्रता अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता और वह हाथ पैर पटकने लगते हैं। तीसरा है बालकों में संवेगों की आवृत्ति जल्दी होती है। चौथा है आयु वृद्धि के साथ साथ बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति के स्वरूप में परिवर्तन होते जाते हैं। पांचवा है बालकों के संवेगों की अभिव्यक्ति उनके मुख पर प्रकट होने लगती है तथा वे बेचैनी, रोना, चिल्लाना, नाखून काटना, अंगूठा चूसना, तुतलाना आदि जैसी प्रत्यक्ष अनुक्रियाएं करते हैं। छठवां है बालकों की संवेगात्मक अनुक्रियाओं में वैयक्तिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए एक ही उद्दीपक की संवेगात्मक अनुक्रिया से एक बालक डर कर भागता है, दूसरा माता के आंचल में छिप जाता है, जबकि तीसरा अस्तबद्ध खड़ा रह जाता है। 8वां प्रश्न है आपका शेषावस्था में सामाजिक विकास के बारे में बताइए। शेषावस्था में सामाजिक विकास के बारे में बताना है इसमें। शेषावस्था में सामाजिक विकास, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वह असीमित प्रतीत होता है। उस अवस्था में वह निरपेक्ष सामाजिक प्रणाली होता है। प्रारंभ में शिशु केवल संवेदनात्मक एवं शारीरिक क्रियाएं ही करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होती चलती जाती है वैसे वैसे उसकी सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी निरंतर बढ़ती चली जाती हैं।
1.5 माह से पूर्व जन्म के बाद बालक को प्रतिक्रियाएं करता है, उन्हें सामाजिक प्रतिक्रियाएं नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वे सामाजिक प्रतिक्रियाओं का कार्य करती हैं। इस अवस्था में शिशु केवल गहन उद्दीपन जैसे तीव्र ध्वनि, तीव्र प्रकाश तथा स्पर्श के प्रति ही अपनी प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार मुस्कुराना, रोना, सिर हिलाना आदि समस्त क्रियाओं को सामाजिक क्रिया नहीं कहा जा सकता, लेकिन बच्चे की ये समस्त क्रियाएं दूसरों को ध्यान आकर्षित करने में सहायक होती हैं। 2.5 से 5 माह तक, जब शिशु 3 माह का हो जाता है, उस समय उसका सामाजिक विकास स्पष्ट दिखाई देता है। इस समय उसे अकेला छोड़ने पर वह रोने लगता है और लोगों के साथ प्रसन्न दिखाई देता है। इस समय तक उसके सामाजिक विभिन्नताएं आने लगती हैं। ध्वनि की ओर वह ध्यान लगाकर देखता है। 4-5 माह की अवस्था में व्यक्तियों की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। यदि उसके साथ कोई हंसता है तो वह भी मुस्कुराता है और क्रोधित व्यक्ति को देखकर रोने लगता है। इस अवस्था में शिशु वस्तु व व्यक्तियों के भेद को समझने लगता है, जिसे उसके सामाजिक विकास का प्रारंभ कहा जा सकता है। है आपका 5 से 10 माह तक। 5 से 10 माह तक जो है सामाजिक विकास कैसे होता है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों का ध्यान आकर्षित करने हेतु अनेक क्रियाएं करता है, जैसे उछलना, हाथ पैर हिलाना, हंसना आदि। इस आयु में उसकी तीव्र इच्छा होती है कि कोई उसे अपनी गोद में उठाए। यदि उसके पास कोई जाता है तो वह उसे दोनों हाथों से पकड़ने का प्रयास करता है। वह अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है तथा खिलौने से खेलना पसंद करता है। 8, 9, 10 माह का बच्चा कुछ ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है। प्रायः वह बबलाने लगता है। 9 महीने की आयु में दूसरों के कपड़े पकड़कर खींचकर अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। दूसरों के सामने वह सिर हिलाता है, नमस्ते करता है तथा हाथ मिलाता है। 11 से 14 माह तक, इस आयु में बालक में प्रथम बार सहयोग तथा मित्रता का व्यवहार देखने को मिलता है। वह अपने सहयोगी खेलों में भाग लेता है तथा घुटनों के बल चलकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तथा चलने की कोशिश करता है। इस समय वह खेल में अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है तथा अनेक वस्तुओं में रुचि लेता है। अन्य बच्चों आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का प्रयास करता है। अन्य बच्चों से उसकी वस्तुएं छीनने लगता है और न देने पर लड़ने लगता है तथा रोने भी लगता है। कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का प्रयास करता है। संकेत पाकर कुछ आदेशों का पालन करने लगता है। 15 माह से 2 साल, जब बच्चा 15 माह से 2 साल का होता है, इस आयु में बालक दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। यदि कोई बालक उसकी ओर कोई वस्तु अथवा खिलौना खींचने का प्रयत्न करता है तो वह क्रोधित होता है, मारने की, दांतों से काटने की तथा खींचने की कोशिश करता है। इसी कारण कभी कभी वह लड़ने भी लगता है। उसमें इस समय स्वतंत्रता पूर्वक हंसने की समर्थक आ जाता है। अपने साथियों के साथ खेलने हेतु अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रयास करता है। 9वां प्रश्न है, स्कूल पूर्व अवस्था में संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताइए। स्कूल पूर्व अवस्था में संज्ञानात्मक विकास यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। पियाजे ने इसे 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवधि 2 से 4 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण और खेल द्वारा होता है। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसी समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। दूसरा है अंतर्दाशीय अवस्था। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उसके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। यह अवस्था एक प्रकार की
अतार्किक अवस्था है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रयत्नों के साथ अमूर्त प्रयत्नों का निर्माण होने लगता है। 10वां प्रश्न है आपका, क्रियात्मक विकास क्या है? क्रियात्मक विकास के प्रकार बताइए। चलिए देखते हैं कि क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं और इसके कौन से प्रकार हैं। क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति तथा उसकी शक्ति निहित है। क्रियात्मक विकास के प्रकार, पहला है संवेदनात्मक विकास। किसी भी व्यक्ति का क्रियात्मक विकास उसके संवेदनात्मक विकास के बिना अधूरा है, क्योंकि वह अपने संवेदों की सहायता से ही क्रियाओं के अर्थ को स्नायु संस्थान द्वारा समझकर वातावरण के अनुकूल समायोजित व्यवहार करता है। अपने 5 संवेदों आँख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा के द्वारा ही वातावरण में देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद तथा स्पर्श का अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा है शारीरिक क्रियात्मक विकास। शारीरिक रूप से क्रियात्मक विकास विकासात्मक निर्देशन नियम के अनुसार ही होता है। इस नियम के अनुसार क्रियात्मक विकास क्रमशः सिर, धड़, हाथ, पैर की दिशा में होता है। बा वाला है आपका, बड़ी मांसपेशियों का क्रियात्मक विकास छोटी मांसपेशियों की क्रियात्मक विकास की अपेक्षा शीघ्र होता है। 11वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास को समझाइए। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगिक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता का भाव दिखता है। बालक संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। बाल्यावस्था के संपूर्ण काल में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। हरलाक ने अपने अनुसार बताया है कि बाल्यावस्था के सामान्य संवेगात्मक प्रतिरूप हैं। पहला है भय, दूसरा है चिंतन, व्यग्रता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता। बाल्यावस्था संवेगिक परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है संवेगों की उग्रता में कमी। संवेगों की उग्रता में कमी बाल्यावस्था में आती है। सामाजिकरण के कारण संवेगों की अभिव्यक्ति बालक शिष्टता पूर्ण करता है। दूसरा है ईर्ष्या। इस उम्र में लड़के व लड़कियों दोनों में ईर्ष्या की भावना देखी जाती है। सभी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, निरस्कार व निंदा करते हैं। तीसरा है निराशा। परिवार, विद्यालय में अनुशासन होने के कारण बाल्यावस्था में निराशा की भावना पैदा होती है। इच्छा की पूर्ति न होने पर निराश होते हैं। चौथा आता है आपका भय। इस उम्र में बच्चों के भय की भावना उत्पन्न होती है, जैसे गलत कार्य करने पर डांट पड़ना, गृह कार्य पूरा न होने का भय इत्यादि। 5वां आता है जिज्ञासा। इस उम्र में लड़के लड़कियों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। जिस भी चीज़ के संपर्क में आते हैं उसके विषय में विस्तृत जानना चाहते हैं। 6वां आता है क्रोध। इस उम्र में निराशा की ही क्रोध का कारण है। इच्छाएं अधिक होती हैं, जिसके उत्पन्न होने पर यदि पूर्ति नहीं हो पाती तो वे क्रोधित हो जाते हैं। 7वां आता है स्नेह। स्नेह की भावना प्रबल होती है, जिसके संपर्क में आते ही उसके प्रति व संवेग का इजहार करते हैं। 8वां आता है आनंद। जब कोई सुखद अथवा आनंददायक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, बालक खुशी का अनुभव करता है। रुचिकर खाद्य पदार्थों अथवा अवांछित खेल सामग्री देखकर बालक आनंदित हो जाता है। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विकास की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर विकास की विशेषताओं को बताना है। विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है। इस विशेषता से स्पष्ट होता है कि विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वे प्रगतिशील दिशा की ओर उन्मुख होते हैं। अतः विकास संवेद अग्रोन्मुख होता है। उदाहरण के लिए एक बालक का जन्म के पश्चात पहले सोता रहता है, फिर बैठना, फिर चलना और अंत में दौड़ने की क्रियाएं करता है। दूसरा आता है विकास संवेद क्रमबद्ध रूप में होता है।
विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वे अग्रोन्मुख होने के साथ साथ क्रमबद्ध रूप में भी होते हैं। कोई भी विशिष्ट परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के घटित होने के बाद ही घटित होता है। जैसे बालक चलना तभी सीखता है जब बैठना सीख जाएगा। इसी कारण विकास के संबंध में पूर्व कथन किया जाता है। तीसरा आता है विकास क्रम में होने वाली परिवर्तन संवेद परस्पर संबंधित होते हैं। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक का क्रियात्मक विकास अच्छा होगा तो उसका संवेगात्मक, सामाजिक तथा मानसिक विकास भी अच्छा होगा। विकास की विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विकास एक प्रकार से प्रगति की दिशा में एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसमें विकास के समस्त पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके 27 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें से 13 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग को इस वीडियो में देखना था। ये लास्ट प्रश्न आपका है, 13वां प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके पेपर में आ भी सकता है कि वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए। इसमें देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि और विकास, पहला है वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलता है। वृद्धि जो होता है वो गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है। और विकास में क्या होता है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। वृद्धि में होता है कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक भी होते हैं। तीसरा आता है प्राणी में वृद्धि बाद में होती है, विकास पहले होते हैं। चौथा आता है वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, जबकि विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक एवं मात्रात्मक होते हैं। पांचवा आता है वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। जो वृद्धि में परिवर्तन होता है वो रचनात्मक होता है, जबकि विकास की क्रिया में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है, विकास का क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान कराता है। सातवां है कोशिकीय वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला है। वृद्धि जो होता है एक संकीर्ण अवधारणा है, क्योंकि यह केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास व्यापक प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित रहते हैं। नौवां अंतर जो है वो है वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होते हैं। विकास जटिल प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित रहते हैं। 10वां प्रश्न है वृद्धि की माप की जा सकती है, क्योंकि परिवर्तन परिणाम स्वरूप होते हैं। लंबाई, भार आदि की वृद्धियों को मापा जा सकता है। 10वां इसमें कह रहा है विकास की माप नहीं की जा सकती है, जबकि वृद्धि की माप की जा सकती है और विकास की माप नहीं की जा सकती है। इसके परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, जिनकी माप नहीं की जा सकती है, अपितु विकास के संबंध में उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने होम साइंस के फर्स्ट पेपर उन्नत मानव विकास के 13 अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किया गया है। और जो 14 से लेकर 27 प्रश्न आपका है, फर्स्ट पेपर में आपके 14 से लेकर 27 प्रश्न है, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 6 में। पार्ट 5 में हम लोगों ने 1 से लेकर 13 लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।